हमास से जंग लड़ते हुए इजराइल को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और हिजबुल्लाह और ईरान से भी इजराइल की जंग चल रही है। सीरिया और इराक से भी इजराइल पर हमले हो रहे हैं और कई फ्रंट पर लड़ रहे इजराइल में हथियारों की कमी हो गई है। यही आज की बड़ी खबर है। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह से इजराइल अपनी रक्षा करने में कई बार नाकाम होता जा रहा है। हथियारों की कमी की वजह से ही अब जिस तरीके से इजराइल के सामने एक संकट पैदा हो गया है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। फिलहाल जानिए किस तरीके से अब इटली ने इजराइल को झटका दे दिया है। इटली ने इजराइल को हथियार देने से कर दिया है मना, लेकिन फिर भी इजराइल ईरान से इस पर आर पार की हिसाब करने के लिए अड़ा हुआ है। ईरान ने भी जबरदस्त तैयारी कर रखी है। ईरान अपने हथियारों को कैसे अपग्रेड कर रहा है, सुरक्षा को कैसे बढ़ा रहा है, ईरान को चीन से भी कैसे मिल रही है मदद, एक एक डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले जानिए किस तरीके से जंग के इस हालात के बीच इजराइल और इटली के बीच ये टकराव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इसका असर क्या हो सकता है, डिटेल इंफॉर्मेशन अब से कुछ ही मिनट बाद। लेकिन उससे पहले इटली ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने का यह फैसला और प्रधानमंत्री मेलोनी ने इटली की संसद को इसके बारे में बाकायदा जानकारी दे दी है। जॉर्जिया मेलोनी जल्द बेरूत की भी यात्रा कर सकती हैं। इटली आपको बता दें इजराइल को कौन कौन से हथियार सप्लाई करता है। सबसे पहले यह इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी क्योंकि हथियारों की कमी को लेकर तो फिलहाल अभी तक खबर आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले इटली का यह फैसला क्या वाकई इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि खुफिया मिशन में इस्तेमाल होने वाले और बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर AW119 हेलीकॉप्टर को लेकर खबर जानिए जो अभी तक मिलते आए हैं। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और सैन्य अभियानों के लिए तैयार होने वाले AW101 M346 मास्टर जेट ट्रेनर जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते आए हैं, इटली में ये बनते हैं। और साथ ही इंपॉर्टेंट ये है कि अब इन हथियारों के मिलने पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, क्योंकि फिलहाल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये सामने आई है कि बकायदा संसद में मेलोनी के जरिए ये जानकारी रख दी गई है कि वो अब इजराइल को कोई भी हथियार नहीं देंगे। हल्के सैन्य परिवहन विमान और हथियार रसद पहुंचाने में इस्तेमाल होने वाले C-27J स्पार्टन को लेकर भी खबर, और साथ ही बर्किट्स और मरीन रडार सिस्टम जो कि समुद्र और हवाई खतरों का पता लगाने में सक्षम बताए जाते हैं, समुद्री निगरानी के लिए जिन्हें डिजाइन किया गया है, जो इस्तेमाल होते हैं, ये अभी तक मिल रहे थे इजराइल को, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। ऐसे और भी देश हैं। कौन कौन से वो देश हैं जो इजराइल को हथियार देना बंद कर चुके हैं, उन देशों के नाम आपके सामने रखती हूं, क्योंकि इसमें इटली के साथ साथ आज की खबर आपने जानी, इसमें ब्रिटेन भी शामिल है, स्पेन भी शामिल है, कनाडा भी, बेल्जियम भी और नीदरलैंड भी। ये इंफॉर्मेशन उस लिहाज से आपके सामने रख रही हूं जहां जानिए कि आखिर किस तरीके से अभी तक ब्रिटेन की तरफ से फैसला लिया गया था कि वो जो लाइसेंस है, ज्यादातर आर्म्स के लाइसेंस, उसको पूरी तरीके से बंद कर चुका था। स्पेन की अगर बात करें तो मई 2024 से उसने भी ये फैसला लिया था कि अब वो रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा इजराइल पर। कनाडा की बात करें तो मार्च 2024 में ये खबर भी सामने आई थी, जब कनाडा भी इस फेवर में नहीं था कि किसी तरीके से इजराइल को ये मदद पहुंचाई जा सके। बेल्जियम की भी यहां पर बात करूं और साथ ही नीदरलैंड की भी बात करें तो यहां पर बड़े फैसले इनकी तरफ से भी लिए जा चुके हैं कि ये अब इजराइल को हथियारों के तौर पर किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंचाएंगे। अब इसको लेकर क्या असर पड़ सकता है, इस बारे में सवाल करूंगी। मेरे को फिलहाल नजर आ रहा है मेरे सहयोगी मनीष शाह, जो लगातार इस हालात को देखते हुए लिए जा रहे फैसलों के बारे में तो हमें बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है। इजराइल जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, फिलहाल हिजबुल्लाह के ही इसी गढ़ में बेरूत से, लेबनान के इस फ्रंट से लगातार पिछले कई दिनों से सुमित चौधरी हम तक ये रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। अब जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें मनीष आज की इस खबर का मतलब समझा दीजिए, जहां इटली ये फैसला लेता है कि वो किसी भी स्तर पर हथियारों को देखते हुए इजराइल की मदद आगे से नहीं करेगा। मनीष, देखिए, लेबनान पर इजराइल के अटैक के बाद जो बात सामने आई है कि बहुत ही खुलकर यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। अब तक जब गाजा में कार्रवाई हो रही थी तो उस समय जो उनका पिच था वो ज्यादातर आप कहें तो मॉरल ग्राउंड पर था, लेकिन यहाँ लेबनान के मामले में, क्योंकि लेबनान के साथ उनके अच्छे संबंध हैं या फिर लेबनान एक फुल फ्लेज यूएन मेंबर है, और ऐसी स्थिति में एक इथिकल स्टैंड यूरोपियन देशों को लेना पड़ रहा है। पहले हमने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने क्या कहा था, और अब इटली की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ऐलान किया है, व्यवहारिक तौर पर भले ही इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन एक के बाद एक अगर यूरोपीय देश जो कि अमेरिका के ही सहयोगी हैं, अगर वो इस तरीके से साथ छोड़कर जाते हैं
तो ये एक बड़ी मुसीबत इजराइल के लिए हो सकती है। और ये मुसीबत इसलिए भी मनीष क्योंकि आप ही बताते आए हैं कि इजराइल को किस तरीके से मल्टीपल फ्रंट्स पर ऑपरेशंस चलाने की इस वक्त जरूरत है। घेराव उसका हिजबुल्लाह भी जिस तरीके से कर रहा है, एक और बड़ी खबर है। और यहां जानिए किस तरीके से इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर भी अब खबर आई है। एयर डिफेंस सिस्टम में रॉकेट और मिसाइल की कमी आखिर है क्या, इसकी वजह क्या है, आपको बताएंगे। इसका असर क्या हो सकता है, ये भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। हवाई हमले रोकने के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर फिलहाल खबर सामने आई है और पूर्व सैन्य अधिकारियों के हवाले से जो ब्रिटिश मीडिया इसको लेकर दावे कर रही है, इसी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन। क्योंकि इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी आखिर हो क्यों रही है, वजह क्या है, पहले ये जान लीजिए। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह है जहां मिसाइल इंटरसेप्टर की सीमित स्टॉक है और लगातार हो रहे हवाई हमलों के कारण जाहिर सी बात है कमी भी आ रही है। अब इंटरसेप्टर मिसाइलों का तेजी से उत्पादन और इसकी तैनाती करना भी जाहिर सी बात है मुश्किल होगा। अमेरिका से नहीं मिल पा रहे यही इंटरसेप्टर मिसाइल और अमेरिका को इजराइल यूक्रेन दोनों को सप्लाई करने में जिस तरीके की परेशानी हो रही है। क्विक रिस्पांस मनीष आपसे इसी की वजह को लेकर, असर को लेकर सवाल करूंगी सुमित आपसे, लेकिन ये जो वजह सामने आ रही है, कमी, इंटरसेप्टर की कमी, वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए 3 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन के मोर्चे पर और वहां पर भी अमेरिका को लगातार हथियार सप्लाई करने पड़ रहे थे और ऐसे में इजराइल का जंग इतना बड़ा हो गया, इजराइल को भी हथियार देने पड़ रहे हैं। अमेरिका को अपने तमाम बेस में सुरक्षा के लिए भी अपने हथियार रखने हैं। तो ऐसे में अमेरिका पर एक बड़ा भारी बोझ तो है, जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन है नहीं और इसी का फायदा बल्कि चीन भी देख रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर अमेरिका इस तरह से इंगेज रहेगा तो यही मौका है जब ताइवान पर हम अटैक कर दें। तो अमेरिका के लिए इस वक्त जो है काफी बर्डन है। अब अमेरिका कैसे इससे सॉर्ट आउट करता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर खबर आपने जान ली है। इसका इजराइल की सेना को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसका असर क्या हो सकता है, कमी का असर क्या हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं क्योंकि ऑपरेशन चलाने में जाहिर सी बात है ऐसे में परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, सुमित इसकी तस्वीर हम तक पहुंचाते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसे में दुश्मन भी हावी होंगे और इजराइल के अस्तित्व पर भी जिस तरीके से खतरे की बात आती है। तो एक सवाल सुमित इस लिहाज से, क्या यही एक वजह भी मानी जाए जहां आपने कल भी बताया था कि बेरूत में पिछले कई घंटों से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा रहा, पहले इंटरमिटेंट अटैक्स होते थे, अब बकायदा सीमित दायरे में रहते हुए कुछ कुछ दिनों तक हवाई हमले बढ़ जाते हैं लेकिन उसके बाद एक पॉज देखने को मिलता है। बिल्कुल सुरभि, कल मैंने आपको इसी समय जब मैं जुड़ा था आपके साथ तो बताया था कि पिछले 24 घंटे में कोई अटैक खासतौर पे बेरूत में नहीं हुआ, लेकिन अब 24 घंटे के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई है। 140 से ज़्यादा जगहों पर इजराइल ने अटैक किए हैं, ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान में बल्कि बेरूत में भी, साउथ सब में भी। और ये कहा जा रहा है कि अब इजराइल ज़्यादा बड़े अटैक्स करेगा तो निश्चित तौर पर इजराइल को साजो सामान या फिर हथियारों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अभी इस समय इजराइल अगर आप देखें तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशन कम कर देगा और सारा फोकस कर देगा हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इजराइल ने मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए। एक तरफ इजराइल के ऑपरेशन लगातार हमास में भी उसी तरीके से चल रहे हैं, उस दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ भी साउथ लेबनान और बेरूत के आसपास भी चल रहा है और तीसरा फ्रंट लगातार जो उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के लिए अपने खोलना शुरू किया है वो है सीरिया का इलाका, जहां पे उन्होंने अपने टैंक्स और आर्टरी मूव कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल मल्टीपल फ्रंट्स खोल रहा है और इसी वजह से उसको इन साजो सामान की, इन हथियारों की जरूरत पड़ रही है। और आप मान के चलिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चलेगा इजराइल को जरूरत ज्यादा पड़ेगी और इसमें अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इजराइल के लिए निभाएगा। हालांकि यही खबर कुछ घंटे पहले आई थी कि आखिर किस तरीके से अपने इसी प्लान के बारे में इजराइल की तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है। और एससीओ समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर प्रहार। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद एससीओ के लिए चुनौती, बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी, एस जयशंकर की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत दी, अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है। साथ ही आपको बता दें, बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी गई है, सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी। एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने किस तरीके से पाकिस्तान पर प्रहार किया, बता दें आपको। आतंकवाद, कट्टरवाद एससीओ के लिए चुनौती, बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी, इस बात पर जोर दिया गया। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब हो चुकी है, ये बात कही गई। एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने चीन को जिस तरीके से नसीहत दी, कहा सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। मनीष झा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, नाम लिए बिना चीन को भी संदेश और पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को भी सीधा
कटघरे में खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान की जमीन में पाकिस्तान के अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन के दौरान जब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन के प्रधानमंत्री सब मौजूद थे, उस वक्त विदेश मंत्री जयशंकर ने जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन दोनों को उनकी नीतियों के लिए, उनके रवैये के लिए दो टूक शब्दों में कहा है, वो अपने आप में बहुत अप्रत्याशित है। क्योंकि भारत की तरफ से साफ तौर पर पाकिस्तान को तो पड़ोसी धर्म की याद दिलाई गई कि कैसे पड़ोसियों के बीच में व्यवहार होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में दिखता नहीं है। वहीं चीन को लेकर भी अगर आप कहें तो काफी कड़े शब्दों में इस बात को उठाया गया कि चीन की जो ये पॉलिसी है और खासकर के मनीष, आपका फ्रेम फ्रीज हो चुका है, मैं इस बार कोई कदम उठाता है वो नहीं चलता है। बिल्कुल, देखिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने साफ तौर पर कहा कि चाहे पाकिस्तान और चीन के सीपेक कॉरिडोर का मसला हो या चीन की तरफ से अतिक्रमण का मसला हो, तो इस तरह के तमाम जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को चैलेंज देने वाली जो चीन की चुनौती है, उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा गया भारत की तरफ से। और ये सब तब कहा गया जब सामने में खुद चीन के प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। तो ये अपने आप में भारत की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि इस मामले में भारत किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और चीन को बार बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों की याद दिलाई गई है। चलिए मनीष, आप मेरे साथ बने रहें। खबर आई है मध्य पूर्व में संघर्ष पर यूएन के बयान को लेकर, और संघर्ष में यमन के घसीटे जाने के खतरे की बात कही गई है यूएन की तरफ से। संघर्ष में यमन के आने पर हालात नियंत्रण से बाहर होंगे। इंटरनेशनल जहाज को निशाना जिस तरीके से हुती विद्रोही बना रहे हैं, ये खबर बड़ी है इस बात को देखते हुए कि आखिर यमन के इसी संघर्ष का हिस्सा बनने के बाद बिगड़ते हालात पर चिंता जाहिर की गई है। अब यमन को लेकर यूएन ने क्या चेतावनी दी है, इसके मायने क्या हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि खबर यह है कि मध्य पूर्व संघर्ष में यमन के घसीटे जाने के खतरा बढ़ता जा रहा है, और ये बात संयुक्त राष्ट्र की ओर से कही गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व में हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। ऐसे में फिक्र की बात है यूएन के लिए और दुनिया में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम यमन भी सीधे टकराव की जद में आ जाएगा। अब इसी बात को देखते हुए मनीष, ये कितने महीनों से चला आ रहा है कि ये पूरा रूट कार्गो शिप्स का इफेक्ट होता आया है। बावजूद इसके आज अगर इस तरीके का बयान सामने आता है, क्या कुछ वाकई हो पाएगा, कोई सोल्यूशन निकल पाएगा? देखिए, अभी हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि बहुत जल्द कोई सोल्यूशन होगा नहीं। इस तरह की कमोबेश स्थितियां बनी हुई है। इंटरनेशनल ट्रेड बुरी तरह से प्रभावित है। और सबसे बड़ी बात है कि हूती के मामले में जिस तरह से अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन बना और प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से, और फिर ये उम्मीद की गई थी कि हूती को वो कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा हुआ नहीं है। अब तक करीब 10 MQ-9 ड्रोन अमेरिका के हूतियों ने मार गिराए हैं। हूती लगातार चैलेंज दे रहे हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को वो निशाना बना चुके हैं। आने वाले समय में अगर ईरान और इजराइल की जंग बढ़ती है तो ईरान और अधिक सपोर्ट करेगा हूती को, और सबसे अधिक जो प्रभावित होगा वो इसी रूट में जो इंटरनेशनल ट्रेड है, यानी जितने भी इंटरनेशनल और कमर्शियल शिप्स चल रहे हैं, उन सबको दिक्कत होगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है। यूएन की तरफ से अभी फिलहाल बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर या पानी के स्तर पर फिलहाल बहुत हलचल है, बहुत जमीनी हकीकत तो आप हमें लगातार दिखाई रहे हैं। इजराइल से आप हाल ही में पिछले 24 घंटे पहले लौटे हैं मनीष। अब इजरायली सेना फिलहाल दक्षिण लेबनान में जिस तरीके से ऑपरेशंस को चलाती आई है, ये पिछले कई दिनों से हम दिखा रहे हैं। और यहां आपको बता दें, दक्षिण लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के गढ़ को ध्वस्त करने की तरफ जिस तरीके से इजराइल बढ़ रहा है, इसी वजह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष भी काफी तेज हो चुका है। अब फिक्र की बात यह है कि यह तनाव अब संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक बल यानी यूनिफिल के जवानों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। आपको बता दें, यूएन ने यह आरोप लगाया है कि इजराइल ने शांति सैनिकों के बेस पर जबरन घुसपैठ की है, जिससे मुठभेड़ के हालात बन गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल का आरोप है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके यूनिफिल की पोस्ट के पास से ऑपरेट कर रहे हैं। नेतन्याहू ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुतरेस से शांति रक्षक बल को फौरन बाहर निकालने के लिए भी कहा। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर ये यूनिफिल है क्या। यूनिफिल का जिक्र कल मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी बैरूत से इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उस जगह पर जा चुके हैं और उस जगह की रियलिटी और उनकी एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले जानिए, संयुक्त राष्ट्र ने शांति सैनिकों की लेबनानी सीमा पर तैनाती कर रखी है, साल 1978 ही से कर रखी है, और इसे यूनिफिल
यानी यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान कहा जाता है। इसका अहम काम इस इलाके की निगरानी रखना होता है। हालांकि 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुई जंग के बाद से संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक दस्ते की शक्तियां भी बढ़ाई गई हैं, मगर फिर भी यूएन ने खुद को निगरानी तक ही सीमित रखा है। अब यूनिफिल में कुल 10,000 जवान हैं। ये 50 अलग अलग देशों के रहने वाले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1,231 इंडोनेशिया के हैं, जबकि 1,068 यूरोपीय देशों के हैं। एक मैप आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाती हूं और इसी मैप के आधार पर ये लोकेशन आपके सामने रखूंगी जो कि यूनिफिल जोन कहा जाता है। अब यूनिफिल की भूमिका इजरायल और लेबनान युद्ध के बीच कैसे इतनी ज्यादा अहम हो चुकी है, ये इस मैप के जरिए आपको दिखा रही हूं, क्योंकि ये लेबनान जहां पर आपको नजर आ रहा है, ये रहा लेबनान, और साथ ही आपको बता दूं इस तरफ आपको इजराइल नजर आ रहा होगा नीचे बॉटम में। इन्हीं के बीच में है वो जगह जिसे ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। ये रही वो ब्लू लाइन, ये पूरा एरिया ब्लू लाइन के तौर पर जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। एक बफर जोन है जहां पर यूएन फोर्स की तैनाती है। इसलिए ये पूरा का पूरा यूनिफिल जोन जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, यहां पर हो रहे अटैक के बाद ही इजराइल से इस बात की अपील की गई कि इस जगह पर हमले ना करें। हालांकि ऑरेंज कलर में जो आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये जो पूरी लोकेशन है, ये आपको बता दें लाल रंग में यूनिफिल की वो पोस्ट है जो इस तनाव की चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि आपको बता दूं जिस ब्लू लाइन का मैंने अभी आपको इस इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हुए जिक्र किया है, वो जहां पर यूनिफिल की मौजूदगी है, वहीं से सुमित चौधरी ने हमें कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स भेजी थी। उनकी ये एक रिपोर्ट देखिए। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ लेबनान के सबसे ईस्टर्न पॉइंट पर, यानी वो इलाका जो गोलान हाइट्स का इलाका। देखिए मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो, ये गोलान हाइट्स है जहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि यहाँ से आप सीधे तौर पर ये जो इलाका है, ये जो बीच में आप लाइन देख रहे हैं, ये है ब्लू लाइन, यानी वो डिमार्केट ब्लू लाइन जो एक तरीके का डिसएंगेजमेंट लाइन कह सकते हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया आप इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन ही डिस्टिंग्विश करती है, फिर बांटती है साउथ लेबनान और इजराइल के एरिया को। और अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये है वो पोस्ट जिसे आप आईडीएफ की पोस्ट, इसे 471 कहते हैं। इसी के बाद आप पहाड़ी के इस इलाके में आएंगे तो सीक इसके नीचे है 472, और थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे इस इलाके को कहा जाता है 473 का इलाका, यानी ये वो इलाका है जहां पर लगातार अभी इस समय जो इजराइल की आईडीएफ फोर्सेज हैं वो यहाँ से फाइट कर रही हैं, लगातार यहाँ से मेंटेन कर रही हैं। मनीष, यही एक वजह है कि यहां पर अब खुद इजराइल से बार बार ये अपील की जा रही है कि इस इलाके को टारगेट ना किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, भारत के लिए तो सीधा सीधा कंसर्न है, क्योंकि भारत के 600 के करीब सैनिक वहां पर मौजूद हैं यूनिफिल के पार्ट के रूप में। और मुझे लगता है कि इजराइल भले ही 6-7 फ्रंट पर लड़ रहा है और अपने आप को हावी मान रहा है, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो इजराइल को अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि सीधे सीधे यूएन से लड़ना। यूएन के सेक्रेटरी जनरल को जिस तरह से उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, या यूनिफिल के खिलाफ, यूएन पीस कीपिंग फोर्स के खिलाफ वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर दुनिया में सबसे इजराइल जंग करेगा, इजराइल झगड़ा कर लेगा, तो फिर इजराइल की सुरक्षा के लिए इजराइल अकेला पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नेतन्याहू को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। अब रही बात यूनिफिल को लेकर, देखिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इतने संख्या में 40 साल से वो फोर्स मौजूद है। अब जबकि इजराइल वहां पर अपना ऑपरेशन कर रहा है, तो इसी स्थिति में आईडीएफ चाहता है कि यूएन की तरफ से कहीं कोई ना रहे, जो कि संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये इजराइल के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत साबित होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में। इसी मुसीबत को क्या वाकई समझ रहा है इजराइल? आपने कहा अलग थलग पड़ सकता है, क्या इसी वजह से वो सीक्रेट टॉक्स भी कर रहा है? अगली यही खबर है, ईरान पर हमले से पहले इजराइल के उसी प्लान को लेकर जहां मुस्लिम देशों को अपने पक्ष में करने की वो तैयारी कर रहा है। अब मध्य पूर्व के देशों से इजराइल जिस तरीके से बातचीत कर रहा है, इजराइल की इसी डिप्लोमेसी को लेकर मनीष आपसे मैं सवाल भी करूंगी और ये भी जानूंगी कि आखिर किन देशों से बातचीत का मकसद, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले, ईरान पर डायरेक्ट अटैक करने से पहले ये जरूरी हो चुका है कि वो इन्हें भी अपने पक्ष में लेने की कोशिश करे, क्योंकि इजराइल का ये जो मिशन ईरान है उसको देखते हुए मध्य पूर्व में जारी घमासान के बीच उसकी बातचीत सऊदी अरब से हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात से हो रही है।
मिस्र से हो रही है, जॉर्डन से हो रही है, बहरीन से हो रही है और ओमान से हो रही है। अब मनीष, ये सवाल इस लिहाज से मैं आपसे करूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल और सऊदी अरब जिस तरीके से लगातार एक म्यूचुअल कंसर्न दिखाते आए हैं इस हालात को देखते हुए, इजराइल के प्लान को लेकर यह जानकारी सामने आती है कि ईरान को उसके क्षेत्र में वो घेरना चाहता है, पड़ोसी देशों की मदद से हमले को अंजाम देना चाहता है। ईरान के मददगारों का खात्मा करने के लिए वो जिस तरीके से अभी ऑपरेशंस को चला रहा है, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए, मध्य पूर्व में जारी घमासान को देखते हुए इजराइल अलग अलग फ्रंट्स पर ऑपरेशंस को भी अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान की तैयारियों को लेकर भी रोजाना खबर आ रही है। आज एक और खबर है, क्योंकि ईरान को जिस तरीके से इजरायली हमलों का डर सता रहा है, ईरान ने अब चीनी एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती कर दी है और तेहरान में लगाए गए साइलेंट हंटर लेजर सिस्टम को लेकर अब खबर आई है ईरान पर होने वाले ड्रोन हमलों को यह नाकाम करेगा। ईरान में तैनात चीनी साइलेंट हंटर एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम के बारे में भी जान लीजिए। किस तरीके से यह रक्षा कर सकता है, इसकी ताकत ड्रोन हमलों को नाकाम करेगा, टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है, 8 किलोमीटर तक की इसकी रेंज बताई जा रही है और ड्रोन के सिग्नल को जैम करने की भी ये क्षमता रखता है। हालांकि ईरान को इसकी जरूरत क्यों है? ईरान पर हो सकता है जिस तरीके से ड्रोन अटैक, उसको देखते हुए ईरान भी बड़े कदम उठा रहा है और महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इजरायल के इसी प्लान को लेकर रोजाना खबरें आ रही हैं और हमले रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती को लेकर फिलहाल फैसला लिया गया है। अब जानिए ईरान की ऑयल रिफाइनरी मोसाद के बदले की चिंगारी कैसे है, क्योंकि यहां सवाल यह है कि क्या ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग मोसाद का ही हमला है? जिस तरीके से हमले के बाद की ये तस्वीरें सामने आ रही है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ईरान पर इजरायल का हमला शुरू तो नहीं हो गया है? हालांकि इजरायल ये बात कह चुका है कि वो ऑयल डिपो और ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट नहीं करेगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करेगा। लेकिन अब शक की वजह भी जान लीजिए, क्योंकि शक की वजह में नेतन्याहू ने ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर हमले की बात कही थी और ईरानी हमले के जवाब में नेतन्याहू ने बदले की कसम भी खाई थी। हालांकि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर दागी थी 200 मिसाइल। जरूरी बात आपको इस लिहाज से समझनी चाहिए क्योंकि इसी के जवाब में ईरान पर इजरायल के हमले की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि ईरान के ऑयल रिफाइनरी में अचानक आग लगी है, जिसको लेकर जांच भी की जा रही है और इंपॉर्टेंट यह है कि धमाके के बाद आवाज ऑयल रिफाइनरी की ही तस्वीर सामने आई है, जो कि इजरायली साजिश के तहत किया गया हमला माना जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक खबर है, जहां मुनस्यारी रालम में मुख्य चुनाव आयुक्त के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तस्वीर भी अब आपके सामने है। सूत्रों के मुताबिक मौसम अचानक खराब होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त और प्रदेश के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून से हेलीकॉप्टर से ट्रैकिंग के लिए मुनस्यारी के मिलम में हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू, फिलहाल क्या खबर इस बारे में, क्योंकि हेलीकॉप्टर अचानक लैंडिंग हुई मौसम खराब की वजह से, लेकिन चुनाव आयुक्त के बारे में फिलहाल क्या खबर, क्या सभी लोग सेफ हैं? जी देखिए सुबह मैं आपको बताना चाहूंगी कि खराब मौसम के चलते मुनस्यारी के रालम में हेलीकॉप्टर की ये इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो खेत के अंदर कराई गई है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके साथ राज्य के उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे थे। और सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये लोग ट्रैकिंग के लिए जो है वो जा रहे थे और हेलीकॉप्टर जो उन्होंने बोर्ड किया था वो देहरादून से किया था और देहरादून से ये लोग मिलन के लिए जा रहे थे। लेकिन खराब मौसम के चलते रालम में ये इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। लेकिन जो हमें पूरी जानकारी मिली है उसके हिसाब से सभी लोग जो हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे वो सभी लोग सुरक्षित है और जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल इस बारे में और क्या जानकारी मिल रही है हालात को देखते हुए, वो कहां पर है इस वक्त? जी आपको मैं बताना चाहूंगी कि खराब मौसम के चलते रालम में इमरजेंसी हुई है, तो अभी दोनों जो अधिकारी है वो रालम में ही है और उनके पास जो है वो इलाके के जो आला अधिकारी हैं राज्य उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से, वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। शुक्रिया, आगे भी नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे।